यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मैं हूं आपका कप्तान गौरव और मंगल ग्रह पे जाने वाली स्पेसएक्स की स्टारशिप 2026 में उड़ान भरने वाली है। और अगर आप भी मार्स पे जाना चाहते हो तो जल्दी टिकट्स बुक करवा लो, जिसकी बाय द वे कीमत पता है कितनी होगी? इस गाड़ी से भी कम। ये क्या बात करता है यार? पर बात तो ये ना भाई लोग कि आज तक इंसान कोई दूसरे ग्रह पे भी नहीं गया है और हम चांद में आई थिंक लास्ट 1972 में गए थे। I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. जो चीज 1972 से अब तक नासा या कोई दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है, वो हमारे इलॉन भैया ने 5 सालों में करके दिखा दिया। और तो और उनके इस सफर का हिस्सा सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि आपके और मेरी तरह आम इंसान भी होंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेस ट्रैवल की कीमत दुनिया की सोच से भी बढ़कर कम कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर नासा के स्पेस शटल मिशन का कॉस्ट 10,000 करोड़ होता है, वहीं पर स्पेसएक्स फैल्कन 9 का लॉन्च कॉस्ट होता है सिर्फ 400 करोड़ रुपए। और डेफिनेटली इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर स्पेसएक्स इतने सस्ते दाम में ये सब कैसे मैनेज कर पा रहा है? I mean, कुछ तो तिगड़म दिमाग इलॉन भैया लगा रहे होंगे अपने स्पेसएक्स के अड्डे में कि ये पॉसिबल हो पा रहा है। वेल, बिल्कुल यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो बने रहो इस वीडियो के अंत तक एंड लेट अस फाइंड आउट द डीप सीक्रेट्स बिहाइंड हाउ विल इलॉन मस्क ऑफ स्पेसएक्स गेट अस mere mortals to Mars। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जानते हो सबसे उत्सुक करने वाले सवाल का जवाब, स्पेसएक्स आखिर एक इंसान को मार्स में कितने रुपए में पहुंचाएगा? मार्स की टिकट आखिर कितनी होने वाली है, ये मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए हम मोटा मोटा हिसाब जान लेते हैं कि मार्स पे या इवन फॉर दैट मैटर स्पेस में जाने की कीमत क्या होती है। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल अभी हाल ही में हुए जेफ बेजोस के ट्रैवल टू द स्पेस 4 मिनट बैठने के लिए पूरे 40,000 करोड़ खर्च कर गया है। लेकिन 2026 तक स्पेसएक्स 100 लोगों को मार्स पर भेजना चाहता है, पर हाँ, हर इंसान का 40,000 करोड़ तो ऑब्वियसली नहीं भर सकता है। और इसीलिए इलॉन मस्क कॉन्स्टेंटली स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाएगा कि मार्स पर जाने के लिए लोग टिकट खरीद सके, अफोर्डेबल हो सके। सो कुछ आंकड़े लगाने के बाद इलॉन भैया के पास वो एग्जैक्ट फिगर आया जिस कॉस्ट में आप मार्स के दर्शन लगा के आ सकते हो, और वो फिगर क्या आपको पता है? 37 लाख रुपीस। अब भाई, इससे ज्यादा महंगी तो लोग इंडिया में गाड़ियां खरीदते हैं। पर बात ये है ना कि स्पेसएक्स आखिर अपने कॉस्ट को इतना कैसे घटा पा रहा है? क्या कैलकुलेशन इलॉन मस्क यूज कर रहे हैं? वेल, इसका सबसे पहला रीजन है स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट्स। अब ऐसा है ना कि जिस स्पेसशिप से स्पेसएक्स लोगों को मार्स पर भेजने वाला है, उस सिंगल रॉकेट का कॉस्ट है 16,000 करोड़। लेकिन हर बार अगर वो लोगों को मार्स में भेजने के लिए नए रॉकेट्स बनाना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली उसे दिन में ही सितारे दिखने लगेंगे। और इसीलिए स्पेसएक्स अनलाइक एनी अदर स्पेस एजेंसी रीयूजेबल रॉकेट्स यूज कर रहा है। नासा के पास भी ये रीयूजेबल रॉकेट्स नहीं है। I mean, टेक्निकली था चैलेंजर स्पेस शटल नाम का, लेकिन उसे भी एक डिजास्टर के बाद बंद करना पड़ गया, वो अभी यूज में नहीं है। पर स्पेसएक्स की जो स्टारशिप चैलेंजर है, ये बाकी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से भी काफी बड़ी है। और इसके सामने इंसान कैसे दिखते हैं, जरा ये झलक देखो। लेकिन सिर्फ इसकी हाइट ही इसकी खासियत नहीं है, बल्कि ये स्पेसशिप फॉसिल फ्यूल्स पर नहीं चलती है बल्कि बैटरीज पर ऑपरेट होती है। और इसके पीछे का कारण ऑब्वियसली ये है कि इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक कार्स की तरह इलेक्ट्रिक रॉकेट्स बनाना चाहते हैं कि वो अपने द्वारा होने वाले कार्बन एमिशन को कम से कम रखना चाहते हैं। We're taking vast amounts of carbon from deep underground and putting this in the atmosphere. This is crazy. और अब अगर आप सोचो कि कार्बन एमिशन क्या है, तो बेसिकली कार्बन एमिशन का मतलब होता है धुआं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो व्हीकल्स और फैक्ट्रीज हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल, कोल, डीजल, ये सबको बर्न करके। और इसी के कारण तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारी लंग्स की जो हेल्थ है वो खराब होती है और दुनिया भर के डिजीजेस होते हैं। हर साल दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही है, कितने सारे प्रजातियों के पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जस्ट बिकॉज हर साल हम 4,300 करोड़
टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और इस गंभीर समस्या के बारे में इलॉन मस्क ने कई दफा बताया है, और यहां तक कि उन्होंने कार्बन कैप्चर कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर $100 मिलियन के प्राइस के लिए उन्होंने लोगों को ऐसे डिवाइसेस बनाने के लिए कहा जो कार्बन एमिशन को कैप्चर कर सकते हैं। और इसी वजह से इलॉन मस्क ने बिटकॉइन के थ्रू टेस्ला कार्स खरीदने से भी इनकार कर दिया, जबकि वो बिटकॉइन के सबसे बड़े सपोर्टर थे। एंड द रीजन बीइंग, बिटकॉइन की माइनिंग में हर साल 22.9 मिलियन मेट्रिक टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और इस रेट पे जल्दी बिटकॉइन दुनिया का 5th लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर बनने वाला था। अब बिटकॉइन माइनिंग कैसे होती है अगर आपको नहीं पता तो उसमें होता क्या है? वेल, बेसिकली बिटकॉइंस का पूरा नेटवर्क हर 10 मिनट में एक लॉटरी निकालता है, और इस लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे यूजलेस से कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी बर्न करनी पड़ती है ये दिखाने के लिए कि देखो मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी बर्न कर सकता हूं। और फिर बिटकॉइन का एल्गोरिदम रैंडमली विनर को सिलेक्ट करेगा ये देख के कि किसने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट की है, और उस इंसान को रिवॉर्ड में मिलते हैं 6 बिटकॉइंस। और बिटकॉइन के इस एल्गोरिदम को कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब कि हाँ भाई, मैंने वर्क किए हैं, मैंने एनर्जी बर्बाद की है, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद की है, ये रहा सबूत। अब बस इस प्रूफ ऑफ वर्क को दिखाने के लिए इतनी एनर्जी वेस्ट होती है जितने में 1 या 2 बिल्डिंग पूरे 1 महीने तक अपना काम चला सकते हैं उतनी इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर अभी कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज आ गए हैं जो इस प्रूफ ऑफ वर्क के आउटडेटेड कॉन्सेप्ट में नहीं बल्कि प्रूफ ऑफ स्टेक के एल्गोरिदम पर आधारित है। ये क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी से बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई होती है कि इनको आप जितना ज्यादा टाइम तक खरीद के होल्ड करके रखो उतना ज्यादा इनकी वैल्यू बढ़ती है समय के साथ। प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट मतलब आपका स्टेक, इसमें बेसिकली आप जितने ज्यादा टाइम तक इन कॉइन्स को होल्ड कर रहोगे उतना ज्यादा आपके स्टेक्स बढ़ेंगे, और आपके पास जितने ज्यादा स्टेक्स होंगे उतना ज्यादा आपके लॉटरी जीतने के चांसेस होंगे। यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी का, सेंट्रिक जिसका नाम है, जो बाकी के क्रिप्टो करेंसीज की तरह वॉलेटाइल बिल्कुल भी नहीं है और क्लीन एनर्जी सोर्स से ये बनती है, और मेरे हिसाब से ये आगे चल के फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि हमारा फ्यूचर बिल्कुल साफ है। आगे चलकर हमें क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लगेंगे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए, और ऐसे में जैसे इलॉन मस्क हमेशा से कहते आए हैं, हमें ऐसे मेथड्स ढूंढने होंगे कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर, बस सिर्फ उसे क्लीन सोर्स एनर्जी पे बेस्ड होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं एक और डिस्टिंक्शन यहां पे बताऊंगा। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो जुलाई 2019 के दौरान एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी, लेकिन आज की तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत है 43 लाख रुपीस के आसपास। तो बेसिकली इन कॉइन्स की कीमत मार्केट की डिमांड सप्लाई के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है, लेकिन सेंट्रिक अकेला ही ऐसा कॉइन है जिसकी कीमत सिर्फ बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि इस कॉइन का एल्गोरिदम मार्केट की डिमांड और सप्लाई को स्टडी करके कॉइन की प्राइस को हमेशा स्टेबल रखता है। और सेंट्रिक ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट का पहला डुअल टोकन कॉइन है, यानी इसके 2 टोकन्स हैं, एक CNS और दूसरा CNR। CNS को आप पैनकेक स्वैप, SNDX, MEXC, ग्लोबल, हिट BTC, प्रोबिट और बिटथम ग्लोबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खरीद के फिर सेंट्रिक वॉलेट में उसे CNR में कन्वर्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना ही है तो दुनिया और बिजली को बचा के सेंट्रिक कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, और एट द सेम टाइम क्रिप्टो करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है इससे भी बचो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका पैसा ग्रो हो सकता है। एनीवे, सेंट्रिक क्रिप्टो करेंसी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर जिसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब ज्यादातर स्पेस एजेंसीज अपने रॉकेट्स के पार्ट्स और कंपोनेंट्स अलग अलग कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू खरीदती है या बनवाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, नासा के स्पेस शटल को ले लो, उस पर लगा हुआ ऑर्बिटर रॉकवेल कंपनी का है, उसके एक्सटर्नल टैंक्स को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने डेवलप किया है, और ATK ने डेवलप किया है उसका सॉलिड रॉकेट बूस्टर। लेकिन SpaceX अपने सारे रॉकेट के कंपोनेंट्स को खुद डिजाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि जब कोई भी स्पेस एजेंसी अपने हर पार्ट्स अलग अलग कंपनी से खरीदती है तो हर कंपनी के खुद के भी अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो हर प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को अपना भी खुद का प्रॉफिट रख के उसे बेचते हैं। यहां पर एक अननेसेसरी सप्लाई चेन क्रिएट हो जाता है, सबको प्रॉफिट देना पड़ता है और अननेसेसरी उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। कुछ इस तरह समझो कि आपने किसी दुकान से 10 रुपए का एक्टू पॉपकॉर्न का एक पैकेट खरीदा, उसे घर पे बनाया, लेकिन जब गर्लफ्रेंड के साथ आप थिएटर जाते हो तब उसी पॉपकॉर्न के लिए आपको 500 रुपए भरने पड़ते हैं। मतलब
10 रुपए का एक्ट 2 उधर ही थिएटर में मिल रहा है तो 500 रुपए भरने पड़ते हैं, और इसी वजह से स्पेसएक्स अपने सारे कंपोनेंट्स खुद बनाता है। एंड माइंड यू, खुद सिर्फ बनाता ही नहीं है बल्कि दूसरों को बेचता है, और इस कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल भी एकदम टॉप नॉच होता है, और इसकी वजह से वो अच्छे खासे बजट में एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाता है। और इस वजह से उस कंपनी के एम्प्लॉइज को भी अपने न्यू आइडियाज डेवलप करने, इंप्रूव करने और अपनी राय देने में काफी हेल्प मिलती है, जिससे उनकी टीम में स्पेस इंटेलिजेंस काफी बढ़ रहा है। तीसरा रीजन, ह्यूमन ट्रांसफर मेथड। भले ही स्पेसएक्स 2026 तक इंसानों को मार्स भेज दे, लेकिन पैसे बचाने के लिए उनको हर लॉन्च के बीच में 26 महीने तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि हर 26 मंथ्स में ही अर्थ मार्स के उतना करीब होता है कि बिना ज्यादा फ्यूल यूज किए स्पेसशिप को आप मार्स तक आसानी से पहुंचा सकते हो। आई नो दिस इज अ बिग कैच, राइट, कि आपको इसके बारे में पहले पता था। एंड आई नो मैंने कहा था इसमें टेस्ला की बैटरीज यूज होती है जो असल में यूज की जाती है, लेकिन ये स्पेसशिप पूरी तरीके से बैटरीज पर रिलाय नहीं करता है, पर बेसिकली ये ऐसे फ्यूल्स यूज करता है जो लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन का मिक्सचर है, और ये नॉर्मल फॉसिल फ्यूल से काफी चीप रिसोर्स है और कंपैरेटिवली एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। लेकिन बात ये है ना कि इसे भी ज्यादा क्वांटिटीज में यूज करना उतना किफायती नहीं है, इसीलिए फ्यूल बचाने के लिए स्पेसएक्स यूज करेगा ह्यूमन ट्रांसफर मेथड, जिसका नाम एक जर्मन इंजीनियर वॉल्टर हॉमैन के नाम पर रखा गया है। तो बेसिकली इस मेथड के अनुसार हर 26 महीने में अर्थ की पोजीशन इस तरह होती है कि इसके ऑपोजिट साइड पर सन होता है और दूसरे साइड पर मार्स होता है, और इस पोजीशन में अर्थ मार्स के सबसे करीब भी होता है। लेकिन उस पोजीशन पे रॉकेट्स को लॉन्च करना सही नहीं है, क्योंकि जैसे हम सब ये जानते हैं कि अर्थ और मार्स दोनों कॉन्स्टेंटली सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो अगर इस पॉइंट पर तुमने सीधा रॉकेट को लॉन्च कर दिया तो रॉकेट मार्स तक पहुंचने से पहले ही मार्स अपनी जगह से आगे बढ़ जाएगा, और इसीलिए मार्स जब अर्थ से एग्जैक्टली 44.4 डिग्री के एंगल में होता है तब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, और वो रॉकेट अपना खुद का एक ऑर्बिट क्रिएट करता है और कुछ इस तरह से मार्स तक पहुंचता है, जैसे आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हो। और ये मेथड मार्स तक पहुंचने का सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट तरीका है, और है ना ये एक जीनियस आइडिया। फाइनली अब जानते हैं कि आखिर स्पेसएक्स लोगों को मार्स पे कैसे भेजेंगे। ह्यूमन ट्रांसफर मेथड के हिसाब से मार्स पे जाने वाला 26 महीने वाला विंडो 2022 में स्पेसएक्स के लिए खुला हुआ है। तो फिर स्पेसएक्स 2026 तक क्यों रुक रहा है? वेल, स्टारशिप को स्पेसएक्स के सुपर हैवी बूस्टर से पावर करके मार्स पर भेजा जाने वाला है, लेकिन अभी भी वो अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, और अमेरिका के टेक्सास स्टेट में उसके प्रोटोटाइप्स यानी कि उसके वर्जन्स पर अभी काफी सारे टेस्ट जारी है। पर चलो मान लीजिए कि अगर स्टारशिप तैयार हो गया, लेकिन स्टारशिप तैयार होने के बाद मार्स तक का सफर आखिर कैसे होगा? वेल, स्पेसशिप लॉन्च होने के बाद स्पेस में पहुंचते ही स्पेसशिप का स्टेज सेपरेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि रॉकेट पर लगा हुआ बूस्टर अलग होकर वापस अर्थ पर आ जाएगा, और रॉकेट तभी अर्थ से 35,786 किलोमीटर की दूरी पर एक पार्किंग ऑर्बिट में घूमती रहेगी, और उस दौरान अर्थ पर वापस आए हुए बूस्टर में फ्यूल भरा जाएगा और उसे फिर से एक बार पार्किंग ऑर्बिट की ओर लॉन्च कर दिया जाएगा। यहां पर पहुंचकर वो फ्यूल टैंक रॉकेट से अटैच हो जाएगा और फिर वो बढ़ जाएगा मार्स की ओर। लेकिन अब जैसे ही वो मार्स के पास पहुंचेगा, मार्स का ग्रेविटेशनल पुल उस रॉकेट को अपनी सतह पर खींचने लगेगा, और फिर सतह पर खींचा जाने वाला रॉकेट मार्स के गर्म एटमॉस्फेयर और अपनी स्पीड के कारण आग की लपटों से गिर जाएगा, लेकिन उसकी हीट रेसिस्टेंट बॉडी उसे प्रोटेक्ट करेगी जलने से। और अब जैसे ही स्पेसशिप मार्स पे लैंड हो जाएगी, तो वैसे ही पॉल वूस्टर यानी कि स्पेसएक्स के प्रिंसिपल मार्स डेवलपमेंट इंजीनियर के हिसाब से उसमें सवाल लोगों का सबसे पहला काम होगा फ्यूल बनाने के लिए मार्स पे सप्लाईज ढूंढना। जैसे हमने पहले देखा था, स्टारशिप लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन फ्यूल पे चलती है, क्योंकि ये फ्यूल चीप होने के साथ साथ इसके रॉ मटेरियल्स आसपास इजीली अवेलेबल है, और इसीलिए तो ये चीप है। और इन रॉ मटेरियल्स के रिसोर्सेज के हिसाब से स्पेसएक्स डिसाइड करेगा कि मार्स पर कहां लैंड करना है जहां पर ये फ्यूल इजीली अवेलेबल हो। और वैसे तो स्पेसएक्स की नजर 2 पोटेंशियल साइट्स पे है, एक है आर्कैडिया प्लैनेटिया और दूसरा है फ्लेग्रा मॉन्टिस के पास में। ये दोनों लोकेशन चूज करने के पीछे पहला रीजन ये है कि इन जगहों पर ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ पर लैंड करना बहुत ही आसान होगा, और दूसरा रीजन ये है कि दोनों भी जगहों के पास वाटर पाया गया है, यू नो, आइस के फॉर्म में, एंड ऑब्वियसली वहां जाने के बाद पानी उनका सबसे बड़ा रिसोर्स होगा। अब जैसे ही वो लोग वहां पर सप्लाईज और रिसोर्सेज ढूंढ लेंगे, उसके बाद स्पेसएक्स वहां पर लॉन्च
पैड्स, पावर जनरेशन सिस्टम्स, रेडिएशन शेल्टर्स और ग्रीन हाउस बनाने का सोचेगा। लेकिन किसी भी इंसान को मार्स पे भेजने से पहले स्पेसएक्स 2 से 3 कार्गो स्टारशिप्स को पहले लॉन्च करेगा और जब उन लोग मैन्ड मिशंस भेजेंगे तभी भी स्टार्टिंग के कुछ लॉन्चेस में वो लोग छोटे छोटे क्रूज को भेजेंगे, जिसमें ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट रहेंगे जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है सभी चीजों का, और जो वहां पर जाकर रिसोर्सेज ढूंढेंगे और मार्स पर रहने के लिए कैंप्स पहले से ही सेटअप करके आ जाएंगे। साथ ही उनके ट्रिप की टाइमिंग भी 6 से 4 महीने की ही होगी, ताकि ज्यादा टाइम तक मार्स के रेडिएशन में रहने की वजह से उनके बॉडी में रेडिएशन के द्वारा साइड इफेक्ट्स ना होने लग जाए। सो फ्रेंड्स, क्या कहते हो? 37 लाख रुपीस देकर मार्स जाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में नीचे अपनी राय मुझे बताना। मैं पर्सनली तो भाई बिल्कुल जाना चाहूंगा, बस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थोड़े अच्छे हो जाने चाहिए। और अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। और हाँ, अगर सेंट्रिक कॉइन परचेस करने में आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक। इस कॉइन के एल्गोरिथम के हिसाब से इसका रेट बढ़ना बहुत ही लाइकली है और ये काफी स्टेबल है, अनलाइक अदर क्रिप्टो करेंसीज। सो डेफिनेटली वांट टू चेक इट आउट। एंड अगर आप नए हो इस चैनल गेट्स इट फ्लैश साइंस पर तो अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली कोई भी नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।